गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग नए टॉपिक को समझने की कोशिश करें। नए टॉपिक में यदि आप अपने सिलेबस को देखिएगा तो एक सेक्शन आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फ़िलासफ़र्स के बारे में आपको जानना है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे कि उसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के फ़िलासफ़र्स होंगे और कुछ आपके वेस्टर्न ओरिजिन के फ़िलासफ़र्स होंगे जो महत्वपूर्ण फ़िलासफ़र्स हैं। शिक्षा जगत में इनका बड़ा नाम है और इनके विचारों को जानना और समझना आवश्यक भी है, क्योंकि इसे बिना जाने और समझे आप किस दार्शनिक ने कौन सी बातें कही हैं शिक्षा के संदर्भ में, आप वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर एक ऐसा विभाग तैयार किया गया है, एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जिसमें कि आपको अलग अलग फ़िलासफ़र्स के विषय में जानने होंगे। अलग अलग फ़िलासफ़र्स के अंदर जैसा कि मैंने अभी सॉरी अलग अलग फ़िलासफ़र्स के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन ओरिजिन के भी होंगे और वेस्टर्न ओरिजिन। इंडियन माने भारतीय दार्शनिक होंगे और जो भारत के बाहर के दार्शनिक हैं वो भी होंगे, विदेशी दार्शनिक भी होंगे या पाश्चात्य क्षेत्रों से संबंधित जो दार्शनिक होंगे, जैसे कि रूसो, जैसे कि प्लेटो, ये विदेशी हैं, वेस्टर्न ओरिजिन के हैं ये सब। और उसी तरीके से इंडियन ओरिजिन में जैसे महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, अरविंदो घोष हो गए। तो ऐसे जो अरविंदो घोष इत्यादि इस तरह के जो फ़िलासफ़र्स हैं ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इसके विषय में आपको जो है वो जानने की ज़रूरत है। तो आप अपने जब सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में आपको एक सेक्शन ये दिखाई पड़ रहा होगा कि फ़िलासफ़र्स के विषय में अध्ययन करना है आपको। तो मैं पहले तो इन्हें आप कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए पहले आपकी एक समझ विकसित करना चाहता हूँ कि बेसिकली हमें, अब जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को आप उठाइए, जैसे आप रूसो को उठाते हैं तो रूसो के या महात्मा गांधी को उठाइए, जिसको भी आप उठाइए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन सिलेबस के अनुरूप वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिस पर आप विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में वे कौन कौन से संबंधित बिंदु हैं जिसके विषय में इन्होंने क्या कहा है, उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करना, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा रादर दैन कि यदि हम किसी इर्रेलेवेंट चीज़ों के विषय में अगर हम जानकारी कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। इसीलिए महत्वपूर्ण क्या होगा ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आवश्यक है यहाँ पर। तो इनको बताने से पहले कि महात्मा गांधी का दर्शन क्या था, या रूसो का दर्शन क्या था, या फिर अरविंदो घोष का दर्शन क्या था, या फिर टैगोर का दर्शन क्या था, इस पर जाने से पहले कॉमनली सामान्य तौर पर हम लोग किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, इन सभी के विषय में पढ़ते समय मैं चाहता हूं कि पहले उसको समझाएं, आपको उसके विषय में बताएं। जब आप ये समझ लेंगे कि मुझे इन सभी महापुरुषों के विषय में पढ़ते समय किन किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान एकत्रित करना है, जब यह आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे तब आपको तैयार करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो चलिए ये जानने के लिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं सामान्य रूप से जो सभी दार्शनिकों के लिए, जो दार्शनिकों के संबंध में जानना आवश्यक है और उसके विषय में नोट तैयार करते समय चर्चा करना ज़रूरी होगा, उसके विषय में आप पहले जान लीजिए। तो हम यहाँ पर उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो कॉमन होंगे, जो सभी दार्शनिकों के संबंध में जब हम अध्ययन कर रहे होंगे या नोट तैयार कर रहे होंगे, वहाँ उसकी चर्चा करनी आवश्यक हो जाएगी। पहले हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी आप केवल समझने की चेष्टा कीजिए कि किन क्षेत्रों से संबंधित विषय वस्तुओं की चर्चा इन सभी अलग अलग महापुरुषों
के संबंध में करना आवश्यक होगा, उसे आप पहले समझिए। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो रूसो हों, चाहे वो प्लेटो हों, ये पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य देशों के विद्वान हैं, वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। और अपने इंडियन ओरिजिन में जैसे मैंने बताया पहले भी, महात्मा गांधी हैं, टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ, और जैसे आप इन अरविंदो घोष ले लीजिए। इन सब चीज़ों, इन सभी महापुरुषों के विषय में अध्ययन करते समय जो कॉमन बातें आएंगी और किन किन बिंदुओं पर कॉमनली सामान्य रूप से हमें ध्यान देना है, पहले आपको मैं उन चीज़ों के विषय में आपकी समझ विकसित करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं जिन बिंदुओं को समझा रहा हूँ उसे आप स्पष्ट रूप से पहले समझ लें। तो देखिए, चूँकि दार्शनिक पक्षों की चर्चा करनी है और साथ ही साथ शैक्षिक पक्षों की चर्चा करनी है। दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हुआ और शैक्षिक मतलब एजुकेशनल एस्पेक्ट हुआ। यहाँ पर अगर चाहे सभी विद्वानों के लिए जब हम लोग नोट तैयार करेंगे तो ये आवश्यक होगा कि हम लोग ये जानें कि किन किन बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करना है। तो ये मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जैसे एक तो हमारा होगा जीवन परिचय, लाइफ स्केच। दूसरा हो जाएगा जो दार्शनिक पक्ष होंगे, और तीसरा हो जाएगा शैक्षणिक पक्ष होंगे। तो जैसे जीवन परिचय मतलब लाइफ स्केच हो गया, और दार्शनिक पक्ष मतलब उसके जो, या दार्शनिक विचार कह लीजिए, फिलोसॉफिकल थॉट्स। और फिर जो शैक्षिक विचार मैंने कहा, एजुकेशनल थॉट्स कह लीजिए, शैक्षिक विचार। तो यहाँ इन सभी महापुरुषों के बारे में जब हम लोग अपने नोट तैयार करेंगे तो हमें ये समझ लेना है कि हमें इन 3 बिंदुओं पर तो विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करनी ही है। तो पहले समझिए कि ये जो लाइफ स्केच होगा, जीवन परिचय होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाहे वो किसी के विषय में भी हो, महात्मा गांधी हो या टैगोर हो या रूसो हो या फिर प्लेटो हो, कोई भी हो। लाइफ स्केच के अंदर हम लोग उनके जीवन के विषय में संक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा करेंगे। जैसे वो कहाँ जन्मे, किस किस स्थान पर उनका जन्म हुआ, किस देश में उनका जन्म हुआ, और उससे संबंधित माता पिता के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में। देखिए, जानकारी देने के लिए तो पूरे जीवन काल के विषय में आपको यहाँ जानकारी अगर देना चाहेंगे तो आप, लेकिन आपको यहाँ संक्षिप्त रूप में परिचय देना है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन लिखना होता है। इसलिए लाइफ स्केच के अंदर हमें मेनली कब उनका जन्म हुआ है उसके विषय में बताइए, माता पिता का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, और जीवन की उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी उनके विषय में संक्षिप्त परिचय दे करके, और कब उनकी मृत्यु हुई वो हमें समाप्त कर देना है, इतना बता करके। तो ये लाइफ स्केच के अंदर आएगा। उसके बाद आप देखेंगे दार्शनिक विचार में अगर कुछ विशिष्ट दार्शनिक विचार उनके हैं, फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं अपने जीवन को लेकर के, तो चूँकि हर एक व्यक्ति का अपना फिलोसॉफिकल थॉट्स अवश्य होता है, दार्शनिक विचार अवश्य होता है, वो जीवन के लिए विशेष सोच रखते हैं, विशेष विचार रखते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की जब आप चर्चा करेंगे तो महात्मा गांधी जैसे सत्य, अहिंसा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे। ये उनका जीवन का दर्शन था, तो जिसको आधार बना करके वो अपना जीवन यापन करते थे और उसको विशेष महत्व देते थे। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि किसी विद्वान का विशेष दार्शनिक विचार है तो हम लोग एक हेडिंग क्रिएट करके कि भाई जो दार्शनिक पक्ष हैं या दार्शनिक विचार, फिलोसॉफिकल थॉट्स, ऐसा बना करके, जैसे फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी ऐसा है, तो फिलोसॉफिकल थॉट्स हेडिंग क्रिएट करके उसके अंदर बड़ी संक्षिप्त रूप में जो उनका फिलोसॉफिकल थॉट्स है, जो जिसको वो महत्व देते थे, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर देंगे। उसी तरीके से चर्चा कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशनल थॉट्स आएगा। आप देखेंगे कि एजुकेशनल थॉट्स के अंदर जो शैक्षिक जो विचार होते हैं, जो एजुकेशनल थॉट्स होते हैं, उसमें कई चीज़ों की चर्चा करनी आवश्यक हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा दर्शन से संबंधित जितने भी पक्ष होंगे उन सभी के विषय में हमें यहाँ बतानी होगी। तो इसके विषय में कैसे आप अपनी बातों को रखेंगे, तो उसको पहले हेडिंग क्रिएट कर लेंगे कि एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी,
या एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो, या एजुकेशनल थॉट्स ऑफ प्लेटो, लाइक दैट। इस तरह से हम लोग लिख करके और फिर उनके जो शैक्षिक विचार होंगे वहाँ पर बारी बारी से फिर लिखते चले जाएंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूज़न डाल करके, निष्कर्ष डाल करके हम लोग उसको समाप्त करेंगे। तो अगर मोटे तौर पर हम लोग देखें तो इन सभी महापुरुषों के बारे में जब हम अपना नोट तैयार करेंगे तो यही चीज़ ध्यान रखेंगे कि कम से कम उनका जीवन परिचय हो संक्षिप्त रूप में, और अगर उनके विशिष्ट दार्शनिक विचार हैं, फिलोसफिकल थॉट्स हैं, तो इसको एक अलग हेडिंग बना करके डाल देंगे। और फिर एजुकेशनल थॉट्स तो हमें अनिवार्य रूप से देने ही देने हैं। तो ये 3 बिंदुओं में और लास्ट में निष्कर्ष देकर ख़त्म करेंगे। ये जो है 3 से 4 बिंदु में हम लोग काम को समाप्त करेंगे। अब देखिए, ये तो मैंने एक ओवरऑल एक प्रारूप बताया आपको कि किन चीज़ों पर हमें ध्यान केंद्रित करने हैं। लेकिन अब आप देखिए, जैसा कि एक आया दार्शनिक विचार, तो फिलोसफिकल थॉट्स, तो मैं आपको इसके विषय में ज़रा बताऊं कि जो फिलोसफिकल थॉट्स होते हैं उसको जानने के लिए, जैसे अलग अलग व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, हर एक व्यक्ति की पहचान एक दूसरे से अलग है, उसकी सोच एक दूसरे से अलग है। तो इसीलिए हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसी हमारी सोच होगी ठीक वैसे ही दूसरे व्यक्तियों की भी सोच होगी। तो यही जो डिफरेंस है, यही अंतर महापुरुषों के बीच भी पाया जाता है। तो अगर आप देखिएगा, अगर फिलोसॉफिकली हम अगर देखें, दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, तो विद्वानों में भी उनके विचारों में भी, उनके दार्शनिक विचारों में भी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दर्शन के प्रारूप को, जैसा कि मैंने क्लास में भी कई बार बताया है आपको, कि अगर दर्शन को अगर आप कहें तो दर्शन बेसिकली 4 अलग अलग प्रारूपों में विभक्त है। जैसे आदर्शवादी दार्शनिक विचार हो सकते हैं, जैसे प्रकृतिवादी दार्शनिक विचार हो सकते हैं, जैसे प्रयोजनवादी दार्शनिक विचार हो सकते हैं, और जैसे कि यथार्थवादी दार्शनिक विचार हो सकते हैं। आदर्शवादी जिसको आइडियलिज्म कहते हैं, प्रकृतिवादी जिसको कि नेचुरलिज्म कहते हैं, उसी तरीके से प्रयोजनवादी जिसको कि प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, उसी तरीके से यथार्थवादी जिसको कि रियलिज्म कहते हैं, यथार्थवादी को रियलिज्म कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 अलग अलग आप देखते हैं कि ऐसे मेन फिलोसफिकल थॉट्स हैं जिस पर कि दर्शन केंद्रित रहता है। तो ये यहाँ भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मान लीजिए कोई जिस महापुरुष का हम अध्ययन कर रहे हैं, या जिस महापुरुष के बारे में हम अपने नोट को तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंध रखता हो सकता है कि जो अगला महापुरुष होगा, जैसे मान लीजिए अगर प्लेटो हैं तो वो आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित होंगे। मान लीजिए जैसे रूसो हैं, हो सकता है वो प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, वो वास्तव में प्रकृतिवादी से ही प्रभावित हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हम अलग, जैसे महात्मा गांधी को लीजिए, वो भी प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग जो महापुरुष हैं वो अलग अलग विचारधाराओं से, दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको ये जानना होगा कि जो अलग अलग दार्शनिक विचारधारा हैं, अलग अलग फिलोसफिकल थॉट्स हैं, उनकी क्या प्रकृति है। क्योंकि अगर आप उसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे तो आप उनके दर्शन को भी समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रकृतिवादी है तो वो उसकी सोच कैसी होगी, वह अपने जीवन के लिए कैसा सोचेगा, और शिक्षा के अलग अलग आयामों के लिए वो किस तरह की सोच रखता है। उसी तरीके से यदि कोई आदर्शवादी होगा तो वो अपने जीवन के विषय में क्या सोचता है, और शैक्षिक आयामों के लिए क्या सोचता है, या शैक्षिक पहलुओं के लिए, पक्षों के लिए वो क्या सोचता है। उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति प्रयोजनवादी है तो उसका दर्शन, उसका दार्शनिक सोच, जीवन के लिए सोच उसकी कैसी होगी, और शिक्षा के अलग अलग शैक्षिक बिंदुओं के लिए उसकी सोच कैसी होगी। उसी तरह से अगर कोई यथार्थवादी है तो वो अपने जीवन के लिए उसकी सोच कैसी होगी, और फिर अलग अलग जो उसके शैक्षणिक बिंदु हैं उस पर वो उसके विचार कैसे होंगे। इन सभी चीज़ों पर हमें विश्लेषण करना आवश्यक होगा। लेकिन हम तभी विश्लेषण कर पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि वास्तव में आदर्शवादी विचारधारा है क्या, और इसमें किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रकृति विचारधारा क्या है, इसमें किस तरह की सोच विकसित होंगे। प्रयोजनवादी दार्शनिक विचार किस तरह से होंगे, और इसमें किस तरह की सोच विकसित होंगे। उसी तरह से यथार्थवादी विचारधारा की विशेषता क्या होगी, इसमें किस तरह की सोच विकसित होंगे। तो इसे समझना आवश्यक होगा।
तो हम पूरी चेष्टा करेंगे कि आपको इन इन सभी दार्शनिक पहलुओं के बारे में बताएं और आपको आपके अंदर एक सजगता विकसित करें कि ये जो दर्शन है, चाहे वो आदर्शवादी, प्रकृतिवादी या जो भी हो, वो किन चीज़ों पर केंद्रित होगी। अगर कोई आदर्शवादी है, कोई महापुरुष अगर आदर्शवादी होगा तो उसकी सोच मुख्यतः किस ओर केंद्रित होगी। इन सब की चीज़ों के विषय में आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के विषय में स्पष्ट ज्ञान रखेंगे। स्पष्ट जब आपका संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इन्हें समझ पाएंगे। क्योंकि अलग अलग महापुरुषों को जब आप समझने की चेष्टा करेंगे, अलग अलग महापुरुषों के बारे में जब आप अपना नोट तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं ये सामने आएंगी और ये अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं से संबंधित होंगे। तो इसलिए जिसका प्रभाव उनके जीवन के दर्शन पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव उनके शैक्षिक सोच पर पड़ेगा, तो इसे स्पष्ट करना आवश्यक होगा, इसे समझना आवश्यक होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं आपको उन सभी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं इसकी समझ मैं विकसित करूं, तो उसके लिए भी मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। जो इसके अलावा मैं जिस पर बात कर रहा था, जैसे कि जो शैक्षिक विचार, तो शैक्षिक विचार क्या है। जैसे मान लीजिए आप अगर शिक्षा की कल्पना करते हैं तो शिक्षा को तब तक परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती, या शिक्षा का संचालन कैसे होगा, कैसे शिक्षा की व्यवस्था होगी। शिक्षा की व्यवस्था के लिए आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपको ये तय करना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए। आपको ये तय करने पड़ेंगे कि शिक्षण विधि कौन कौन से होंगे, किन शिक्षण विधियों को आप महत्व देंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, तो अनुशासन की प्रविधियाँ क्या होंगी, कैसे आप विद्यार्थियों को अनुशासित रखिएगा। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा देने का काम शिक्षक करते हैं, तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, इसके विषय में आपको स्पष्ट विचार रखने पड़ेंगे। उसी तरह से छात्र का क्या स्थान होना चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर, छात्र को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको ये स्पष्ट करना होगा कि विद्यालय की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। क्या विद्यालय का जो प्रारूप हम आज देखते हैं, जैसे कि प्राकृतिक प्रारूप को महत्व दिया जाए, या फिर जो आर्टिफिशियल है प्रारूप, उसको महत्व दिया जाना चाहिए, उस पर आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे। तो आप अगर मोटे तौर पर देखिए तो ये वो बिंदु है जिसके बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपको इन सारे पहलुओं पर अपने विचार रखने ही पड़ेंगे, इन सारे पक्षों पर अपनी बातों को रखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब शैक्षिक विचार की बात आएगी, चाहे किसी भी महापुरुष को आप ले लें, चाहे वो महात्मा गांधी लें, चाहे वो रूसो लें, प्लेटो लें, तो निश्चित रूप से वहाँ आपको ये मुख्य तौर पर ये दिखाई पड़ेगा कि वो शिक्षा के उद्देश्य के विषय में अपनी बात को रखते हुए नज़र आएंगे, वो शिक्षक के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए नज़र आएंगे, वो छात्र के विषय में अपनी बात रखते हुए नज़र आएंगे, वो पाठ्यक्रम के विषय में अपनी बात रखते हुए नज़र आएंगे, वो विद्यालय के प्रारूप के विषय में अपनी बात रखते हुए नज़र आएंगे। और इस तरीके से तो आप अगर देखेंगे कि जो इवन की अब जैसे छात्र की अगर बात कीजिएगा तो इसके कई पहलू हैं। तो मोटे तौर पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी शैक्षिक विचार जब होंगे तो शैक्षिक विचार के अंदर मूलतः हमें इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बातों को रखने की आवश्यकता होगी। अर्थात हम किसी भी महापुरुष का अध्ययन करें, हम किसी भी महापुरुष का विश्लेषण करें, हम किसी भी महापुरुष के विषय में नोट तैयार करें, तो हमें जीवन परिचय के विषय में, जैसा कि मैंने बताया, तो उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय देना ही होगा। और दार्शनिक विचार के अंदर यदि उनके प्रमुख दार्शनिक सोच है जीवन के लिए, तो उसके विषय में संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर उनके जो शैक्षिक विचार है उसके विषय में आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसके अंदर शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक का स्थान, छात्र का स्थान, विद्यालय का प्रारूप, ये सब बिंदु के रूप में आ जाएंगे जिस पर कि उनके विचार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि मोटे तौर पर इन्हीं 3 मेन बिंदुओं पर
जो है ये क्वेश्चन बनेगा और ये तैयार होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि हमें इन अलग अलग महापुरुषों को के बारे में जब हम क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे होंगे या इनका अध्ययन कर रहे होंगे, तो मोटे तौर पर हमें इन स्तंभों पर काम करना होगा। जैसा कि मैंने बताया लाइफ स्केच, जैसा कि मैंने बताया जीवन दर्शन, जैसा कि मैंने बताया शैक्षिक दर्शन, इसके विषय में हमें जानकारी देनी ही पड़ेगी। तो खैर ये मैंने ओवरऑल प्रारूप के विषय में बताया है कि इनके ऊपर जब हम लोग प्रश्न और उत्तर तैयार करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और इनका दायरा यही होगा। इस दायरे के अंदर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आप कैसे और क्या क्या और कितना स्पष्ट करेंगे, कितना लिखेंगे, तो इससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। मैं अगले वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आपको दार्शनिक विचारों के विषय में आपकी समझ को कुछ स्पष्ट करूँ। जिस तरह से मैंने शैक्षिक दर्शन के अंदर बताया कि मेनली हम लोग क्या क्या रखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि शैक्षिक दर्शन के अंदर आपको ये रखना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षक का स्थान किस तरह का दिया जाना चाहिए, छात्र का स्थान किस तरह से दिया जाए, इस तरह से विद्यालय के प्रारूप क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ किस तरह की होनी चाहिए, अनुशासन किस तरह का होना चाहिए। तो ये सब शैक्षिक दर्शन के अंदर ये सारे चीज़ें आएंगी। और उसी तरह से दार्शनिक जो अलग अलग जो जैसे हमने आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी, यथार्थवादी की चर्चा की, तो ये क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसके अंदर किस तरह के सोच विकसित होते हैं, इसका एक आधारभूत ज्ञान देने की चेष्टा मैं अगले वीडियो में आपको करूँगा। क्योंकि इन सब को समझे बगैर आप ना ही महात्मा गांधी को समझ पाएंगे, ना ही आप रूसो को समझ पाएंगे, ना ही प्लेटो को समझ पाएंगे और ना ही अरविंदो घोष को समझ पाएंगे। मतलब किसी भी दार्शनिक के विचारों को समझने में आप विफल रह जाएंगे। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इन सब बिंदुओं को आप समझ जाएंगे, तो आप बड़ी आसानी से इनके सभी बातों को समझ पाएंगे और बड़ी आसानी से आप इसे तैयार कर पाएंगे। इसीलिए ये समझना आवश्यक है। इसे समझ लेने से इन सारे महापुरुषों के विषय में जानना, समझना, नोट तैयार करना और इनका अध्ययन करना बेहद सरल हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको दर्शन के विषय में और इनके जो 4 मेन स्तंभ हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, इसके संबंध में संप्रत्यय विकसित करने की चेष्टा करूँगा, कॉन्सेप्ट आपको देने की चेष्टा करूँगा। क्योंकि ये सारे इनको समझे बिना आप आगे इन महापुरुषों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।